प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम पीजी महाविद्यालय के अंतर्गत। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमए फाइनल के अंतर्गत और हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत एक पेपर था क्लाइमेट एंड ओशियनोग्राफी। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे वायुमंडल, संरचना व संगठन, ये हमारा टॉपिक था। और इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले डिस्कस की थी वायुमंडल का संगठन, और संगठन की दृष्टि से हमने देखा था सबसे पहले गैसें, उसके बाद में जलवाष्प और फिर धूलकण, एरोसोल्स। गैसों का क्रम हमने देख लिया था। सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में कुछ कम आयतन वाली गैसें थी जैसे नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, जेनॉन, ओजोन, हाइड्रोजन। ये एक सीक्वेंस था हमारी सभी गैसों का। उसके अंतर्गत हमने आयतन देखा। देखिए, गैसों में आयतन और भार दो अलग अलग चीज़ होती हैं। और आयतन होता है कितने क्षेत्र को कवर किया है उसने, और भार होता है कि उसका जो वास्तविक वेट कितना है, कितने प्रतिशत वो इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये भार स्थापित कर रही हैं, उसकी बात करेंगे तो वो भार में आएगा। तो अब हम गैसों के हमने आयतन देख लिए थे। इस गैसों में हमने कुल 10 गैसों की बात की थी, जिनमें से हम कुछ पर्टिकुलर गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हमने बताया था कि भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नाइट्रोजन से संबंधित विशेषता, सबसे पहले तो हम आयतन की बात करते हैं। इसका आयतन हमने क्या प्रदर्शित किया था कि भी 21% तो वो था, 20.94 ऑक्सीजन, लेकिन ये कितना प्रतिशत था, 78.8%, या हम कह सकते हैं इसका 78%। ये इसका क्या है, आयतन है। कई बार इसका भार बताया जाता है, तो ये आयतन तो 78% है, लेकिन भार इसका अलग पाया जाएगा। भार की बात करेंगे 75.52 इसका भार। तो हमें कई बार क्वेश्चन में आयतन के बजाय भार दिया होता है और हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत पुटअप हो जाता है और आंसर फिर गलत ही निकलता है। अब देखिए, नाइट्रोजन की जो खोज की बात करेंगे हम कि इसकी खोज किसने की थी, तो एक नाम आता है एक व्यक्ति का, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में बताया कि कुछ एक गैस हैं जो वायुमंडल में क्रिया करती हैं, और जिसके कारण देखिए इससे वायुदाब, पवनों की दिशा, प्रकाश का परावर्तन किससे स्पष्ट होता है, नाइट्रोजन की क्रिया से स्पष्ट होता है। तो ऐसे कारकों पर ये गैस इफेक्ट करती है। तो उसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी, 1772 ईस्वी के अंतर्गत की थी। अब देखिए, एक तथ्य और आता है कई बार, पेड़ पौधों में जो प्रोटीन का निर्माण होता है, उस निर्माण में कौन सी गैस सहायक होती हैं, नाइट्रोजन होती हैं। कौन सी होती हैं, नाइट्रोजन के द्वारा पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। ये चीज़ हम स्पष्ट कर रहे हैं। अब देखिए, एक चीज़ और होती है कि नाइट्रोजन का ऐसा प्रमुख कारक या क्रिया या कार्य क्या है। देखिए, ऑक्सीजन को क्या करती हैं, डिल्यूट करती हैं। डिल्यूट का मतलब होता है पतला, थिन मतलब पतला कर देती है। डिल्यूट कर
प्रज्वलित नियंत्रण स्थापित करती हैं। तो कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, प्रज्वलित नियंत्रित गैस कौन सी हैं? कौन सी मिलेगी आपको? नाइट्रोजन मिलेगी। कौन सी गैस? नाइट्रोजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन को क्या कर देती है? पतला कर देती है, और पतला करने के बाद में जो आग जली हुई होती है वो आग धीरे धीरे क्या हो जाती है? बुझनी शुरू हो जाती है। तो पूर्णतः आग क्या हो जाती है? नाइट्रोजन की वजह से खत्म हो जाती है। तो ये आग पर नियंत्रण स्थापित करती है कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। तो इसको प्रज्वलित नियंत्रित गैस भी कहा जाता है। किसको? नाइट्रोजन। चलिए अब हम बात करेंगे आगे ऑक्सीजन की। 2 नंबर ऑक्सीजन की हम बात करेंगे। ऑक्सीजन का आयतन हमने देखा था, इसके आयतन की बात करेंगे। इसका आयतन था 20.94%, या हम कह सकते हैं 21%। ये इसका क्या था? आयतन था। लेकिन इसके भार की बात करेंगे, वायुमंडल में भार कितना स्थापित होता है ऑक्सीजन से? 23.14%। ये क्या है? इसका भार है। अब देखिए, इस गैस का मुख्य कार्य एक तो श्वसन क्रिया के रूप में, ठीक है। दूसरा, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, ये कौन सी गैस है? प्रज्वलित गैस है। कौन सी गैस है? प्रज्वलित। जो आग होती हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उत्पन्न होती हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये क्या है? जलने वाली गैस है, प्रज्वलित गैस है। और इस प्रज्वलित गैस को नियंत्रित कौन सी गैस करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, कौन सी गैस करती है इसका नियंत्रण? नाइट्रोजन के द्वारा ये गैस क्या हो जाती है? जब नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है, ऑक्सीजन की अधिकता कम हो जाती है, तो फिर इसका प्रभाव ज़्यादा स्पष्ट होगा और आग धीरे धीरे क्या होगी? बुझनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए, ये क्या करती है कि रासायनिक जितने भी तत्व होते हैं, उन तत्वों के साथ क्रिया करती हैं मिलकर, और किसका निर्माण करती है? यौगिकों का निर्माण करती है। तो यौगिकों के निर्माण में कौन सी गैस सहायक होती हैं? ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। पेड़ पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन सी गैस करती है? ऑक्सीजन गैस करती है। और नाइट्रोजन क्या करती हैं? प्रोटीन का निर्माण करती है। क्या करती हैं? प्रोटीन का निर्माण करती हैं। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। और ऑक्सीजन क्या करती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती है। अब इसकी खोज से संबंधित बात करें, विलियम सीले या प्रिस्टले, ऐसा कोई नाम मिलेगा आपको, तो उसकी खोज से संबंधित, किसकी खोज से संबंधित? ऑक्सीजन की खोज से संबंधित किस व्यक्ति का नाम लिया जाता है? विलियम प्रिस्टले बोलते हैं, या सीले भी बोल सकते हैं, प्रिस्टले या सील। तो ये ऑक्सीजन से संबंधित कुछ तथ्य थी। अब देखिए, तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रमुख गैसों की हम बात करेंगे जो जीवन में प्रभावित हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसके आयतन की हमने बात की थी, तो आयतन में 0.03% था। याद रखना हमेशा 0.03%। भार की बात करेंगे तो इसके भार, अब देखिए, ऐसी कौन सी गैस हैं जिसका भार आयतन से अधिक है? तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकियों का हमने देख लिया। ये नाइट्रोजन का था,
ये 78 आयतन, भार 75, इसकी बात की हमने। सॉरी, ये भी क्या है, ऑक्सीजन का भी भार ज़्यादा पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भार ज़्यादा पाया जाता है, और जो नाइट्रोजन होती हैं उसका भार आयतन से क्या मिलता है, कम पाया जाता है। बस यही तथ्य, आपको एक तथ्य था इसमें ये कि ऐसी कौन सी गैस हैं जिसका भार आयतन से कम है। यहाँ भी भार अधिक है, यहाँ भी भार अधिक है, यहाँ भार कम है। तो नाइट्रोजन याद रखना, जिसका भार क्या है, आयतन से कम पाया जाता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एक क्या है, भारी गैस है। क्या है, भारी गैस है, दबाव ज़्यादा डालती हैं। और ये जो गैस हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव, या हम कह सकते हैं भूमंडलीय ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग, या जलवायु परिवर्तन, इन कारकों में कौन सी गैस सहायक होती हैं, या तो ग्रीन हाउस प्रभाव, या भूमंडलीय ऊष्मन, या जलवायु परिवर्तन। तो कौन सी गैस होगी इनमें, CO2 के कारण ये सारी के सारी क्रियाएं आपको स्पष्ट होती हैं। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए। सर्वप्रथम प्रयास 1907 में किया गया, जिसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल स्थापित किया गया, कहाँ, जापान में 1997 में। किसकी कमी के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के लिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंतर्गत जापान में स्थापित किया गया, या एक सम्मेलन प्रकार का ही है प्रोटोकॉल। तो वो किसकी कमी के लिए बनाया हुआ है या बना था, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हेतु ये प्रोटोकॉल स्थापित किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्रोटोकॉल और आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसकी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये CO2 की मात्रा को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल स्थापित किया गया 1997। अब देखिए ये 3 गैस थी, इन तीनों गैसों की बात हमने कर ली है। एक गैस की बात और करनी है हमें इसी प्रकार से, वो गैस है ओजोन। तो ओजोन की बात करेंगे, वो बात करेंगे हम वायुमंडल की जब संरचना का अध्ययन करेंगे, उस संरचना के अंतर्गत जब समताप मंडल की बात करेंगे तो वहाँ हम ओजोन को अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो गैसों का जो विवरण था वो हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे जलवाष्प की। देखिए जो वायुमंडल में नमी की मात्रा आपको स्पष्ट होती है, वो नमी की मात्रा क्या प्रदर्शित करती हैं, जलवाष्प ही प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए वायुमंडल में जलवाष्प की वो मात्रा है, जलवाष्प की मात्रा। अब इसको जलवाष्प की मात्रा को काउंट किया गया प्रतिशत में काउंट किया गया है। तो जलवाष्प की जो मात्रा है वायुमंडल में वो 0 से लेकर, कहीं पर 0 मिल सकती हैं और मैक्सिमम 5% या कई बार ये मिलता है जी। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है, 5% या 4%। तो ये नहीं होता है, कई बार हम कंपटीशन में देखते हैं 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास में, ये नहीं होगा कि एक ऑप्शन में 0.5% आ गया, दूसरे ऑप्शन में 0.4% आ गया, ये कभी नहीं होता। या तो ये आएगा, ये नहीं आएगा तो ये जरूर आएगा। तो इनमें से एक आएगा, यहाँ आपको 10 दे देंगे, यहाँ आपको 15 दे देंगे, यहाँ 5 से 10 दे देंगे, ये। तो इस प्रकार से आपका पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो जलवाष्प की जो वायुमंडल में मात्रा है वो कितनी है, 0 से 5 या 0 से 4 कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ न्यूनतम कितनी मिल रही है आपको, जलवाष्प की मात्रा 0, अधिकतम
4% कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं 5%। अब कई बार क्या होता है, वो क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो जाते हैं, वायुमंडल में जलवाष्प की, यहाँ बस इतना लिखेगा औसत मात्रा कितनी है, एवरेज। तो न तो 0 आएगा, न 4 आएगा, न 0 से 5 आएगा, बल्कि क्या आएगा, याद रखना, औसत जो मात्रा है, औसत मात्रा कितने प्रतिशत हैं, 2% है जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल। ठीक है। अब देखिए जलवाष्प जो होता है वो कैसे परिवर्तित होता है, या उसको प्रभावित करने वाला ऐसा कौन सा तत्व है। देखिए जलवाष्प एक तो क्षेत्र विशेष और एक ऋतु विशेष। क्षेत्र के अनुसार भी परिवर्तित होता है और ऋतु के अनुसार भी परिवर्तित होता है। जैसे हमने बात की 0, कहाँ 0 प्राप्त होता है और 5 अधिकतम कहाँ प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्त होते हैं ये किसके कारण होते हैं, एक तो क्षेत्र विशेष के कारण, एक ऋतु विशेष के कारण। ये कहीं 0, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, इस प्रकार से इनकी मात्रा मिलती हुई चली जाती है। क्षेत्र के अनुसार कैसे, क्षेत्र के अनुसार हम बात करेंगे कि जैसे कोई क्षेत्र 0 डिग्री पर है, कोई 30 पर है, कोई 60 डिग्री पर है और कोई 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। तो क्या यहाँ पर जो तापमान बात करेंगे वो तापमान इक्वल रहेगा, नहीं रहेगा। वर्षा की मात्रा देखेंगे, वो वर्षा की मात्रा सभी क्षेत्रों में इक्वल रहेगी, नहीं रहेगी। ये जो 0 से 30, 60 ये लिखा ना मैंने, ये देखिए ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री, जिसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। अब एक तो क्षेत्र यहाँ पर स्थित है और एक क्षेत्र यहाँ पर स्थित है, दोनों का इन्वायरमेंट क्या होगा, बिल्कुल भिन्न होगा। क्योंकि उत्तर की ओर जाने पर क्या हो जाता है, उत्तर ध्रुव की ओर जाएंगे, धीरे धीरे क्या मिलेगा आपको, वातावरण में परिवर्तन मिलेगा और धीरे धीरे तापमान क्या होता चला जाता है, कम होता हुआ चला जाता है। इसलिए यहाँ पर ध्रुवों पर हमेशा क्या रहती है, बर्फ स्पष्ट होती है। तो अब देखिए जहाँ पर तापमान अधिक हो रहा है, तापमान अधिक हो रहा है, मान लो ग्रीष्म ऋतु हो गई, तो ग्रीष्म ऋतु में याद रखना जलवाष्प की मात्रा हमेशा क्या रहेगी, अधिकतम रहेगी। ये क्या है, तापमान कम हो रहा है। शीत ऋतु की बात कर लें, शीत ऋतु जैसा वातावरण स्पष्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा क्या रहेगी, बिल्कुल कम रहेगी। तो ऋतु विशेष के अनुसार ग्रीष्म ऋतु जहाँ स्पष्ट होगी वहाँ जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाती, बढ़ती हुई चली जाती है। और शीत ऋतु की बात करेंगे तो जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाती है। अब देखिए एक आंकलन किया गया है कि 0 डिग्री पर कितनी जलवाष्प की मात्रा है, 30 डिग्री पर कितनी है और 50 डिग्री पर कितनी है। 0 डिग्री की बात करेंगे, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे, उत्तरी या दक्षिणी, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश की। ये कैलकुलेशन है जो आपकी बुक में स्पष्ट हो जाएगा आपको। उत्तरी ध्रुव की, उत्तर की बात कर रहा है यहाँ पर, तो देखिए 0 डिग्री पर अभी हमने बात की, या तो 4 या 5% आपको अधिकतम कहाँ मिलेगी, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर जलवाष्प की मात्रा दिखाई देती। 30 डिग्री पर आ जाएंगे, थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, जलवाष्प की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2.6% हो जाएगी। और 50 डिग्री पर बात करेंगे, वहाँ पर कोई क्षेत्र है तो 0.9%। 70 डिग्री की बात करेंगे तो 0.2% हो जाएगी और 90 डिग्री पर 0%। तो ये एक क्रम दिखाई दे रहा है आपको, क्षेत्र विशेष के अनुसार और ऋतु विशेष के अनुसार इसकी मात्रा में क्या आता है, जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए जो जलवाष्प है वो कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल के अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन वायुमंडल में कहाँ तक पाया जाता है। तो एक तथ्य से स्पष्ट होता है कि यह आपका धरातल है, इस धरातल से हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई की बात करें और कितने ऊंचे चले जाएं, 8 किलोमीटर चले जाते हैं।
ठीक है जी, यहाँ 8 किलोमीटर पूरा हो गया। तो जीरो धरातल से हम 8 किलोमीटर की ऊंचाई में अगर जलवाष्प की मात्रा देखेंगे तो जलवाष्प की मात्रा कितनी आ जाती है? 90% जलवाष्प धरातल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे चलते जाएंगे, याद रखना वायुमंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाती हैं, कम होती चली जाती हैं। अगर हम बात कर लेंगे कि 5 किलोमीटर में कितना जलवाष्प की मात्रा मिलेगी, तो वो क्या मिलेगी आपको? लगभग 60% के आसपास या 70% के आसपास या 50% के आसपास जलवाष्प की मात्रा पाई जाती हैं। कहाँ तक है? 5 किलोमीटर तक है 50। और एक 8 किलोमीटर की बात करेंगे तो ये कितना पाया जा रहा है? 90 पाया जा रहा है। तो जैसे जैसे हम अब 10 किलोमीटर की बात करेंगे कि 10 किलोमीटर तक ऊपर जाइए आप या 12 किलोमीटर तक ऊपर जाइए, तो देखिए 8 से 4 किलोमीटर तो बढ़ गए। और इसकी बात करेंगे तो इसके देखिए 2 भाग और कर लीजिए, 45, यहाँ 45 और यहाँ 45। 4 किलोमीटर पे 45 एक सामान्य उदाहरण है। 4 किलोमीटर पे 45, फिर 4 से 8 किलोमीटर पर 45, तो 90 हो गए 8 किलोमीटर पे। और 4 किलोमीटर और बढ़ेंगे तो 45 ऐड कर दीजिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन जो जीरो धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जलवाष्प की मात्रा देखेंगे लगभग 97% या 99% के आसपास से मिल रही। लेकिन जो नीचे का जो रेशियो था वो अधिक था, जैसे जैसे ऊपर गए तो रेशियो क्या हो गया? बढ़ता हुआ चला गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। अब इसके बाद में देखेंगे जो जलवाष्प हैं वो जलवाष्प मौसम व जलवायु की दृष्टि से, याद रखना मौसम और जलवायु की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मौसम और जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक जितने भी हैं उनमें सबसे प्रमुख कारक क्या हैं? जलवाष्प। अगर नमी की मात्रा है तो वह वहाँ की क्या बना देगा? जलवायु बना देगा। अगर हम मौसम की बात करेंगे तो वहाँ के मौसम को परिवर्तित करता हुआ चला जाता है। तो ये कुछ जलवाष्प से संबंधित कुछ तथ्य हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।